आज का दंगल दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे एक ऐसे युद्ध को लेकर है जिसमें इजराइल ने हमास के आतंकवादियों पर जमीनी आक्रमण का ऐलान कर रखा है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दे दी है कि गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं हुए तो युद्ध फैल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नेता इस्माइल हानिया से मुलाकात भी कर ली है। उससे बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि अगर इजराइल गाजा पर हमला बंद करेगा तो हमास बंधकों को छोड़ देगा। जर्मनी ने कह दिया है कि हमास से लड़ाई में ईरान दखल देना बंद करे। दूसरी तरफ इजराइल का आतंकवादियों पर सख्त प्रहार लगातार जारी है। इजराइल ने हमास से लेकर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकवादी संगठन के 6 बड़े सरगनाओं को ढेर करने का दावा किया है। इजराइल जिस तरह गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई कर रहा है उसे लेकर अमेरिका को भी डर लगने लगा है कि कहीं इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा ही न कर डाले। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा करना बड़ी भूल होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री 6 अरब देशों के दौरे से वापस इजराइल लौट चुके हैं। संभावना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी इजराइल दौरे पर पहुंचे क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने उन्हें न्योता भेजा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास के आतंकवादियों के खात्मे तक इजराइल का युद्ध यूं ही चलता रहेगा? जिस तरह से लेबनान के मोर्चे से हिजबुल्लाह छिटपुट हमले कर रहा है, तो क्या युद्ध इजराइल फिलिस्तीन की सरहद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका जैसे देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को फैलने से रोकने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं? क्या बंधकों को छोड़ने की शर्त पर इजराइल गाजा पर हमला बंद कर देगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 5 देशों से विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़ेंगे। इजराइल से लेबनान की सरहद तक की हलचल की रिपोर्ट हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह है, हमास पर हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से दावा किया गया है। गाजा में आज हमास के दर्जनों ठिकाने हुए हैं तबाह। आईडीएफ की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है, इजरायली फोर्स की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि हमास पर हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से दावा करते हुए कि आज हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। जिस तरह का अटैक लगातार इजराइल की ओर से हमास के अलग अलग ठिकानों पर किया जा रहा है, उसके मद्देनजर अब फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह ऑफर इजराइल को दिया गया है कि वो गाजा पट्टी पर हमले बंद करे, जिसके बाद बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। ताजा तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहा है। इजराइल वो मानने को तैयार नहीं है। हमास का नामो निशान मिटा देने पर आतुर है इस वक्त इजराइल। लेकिन इन सब के बीच आगे क्या होगा, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां इस मुद्दे पर एक तरफ 2 खेमे में बटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? क्या ये युद्ध बंद होगा? और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, या जब तक खात्मा नहीं हो जाता है हमास का तब तक इजराइल का ताबड़तोड़ वार जारी रहेगा? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी है। एक एक करके गाजा पट्टी की इमारतें ध्वस्त होती जा रही है। गाजा पट्टी का बुरा हाल हो चुका है। इस बीच इजराइल के खिलाफ एक और मोर्चा उत्तरी सरहद पर लेबनान की ओर से खुल चुका है, जहां हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में 2 सैनिकों समेत 3 इजरायलियों की मौत के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी पलटवार किया है। 10 दिन के युद्ध के बाद इजराइल की सेना दावा कर रही है कि उसने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकवादी संगठनों के 6 टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया है, जिसमें अल कादी नुखबा जबाइला ग्रुप का आतंकवादी सरगना मुएताज ई फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप का कमांडर जाचारिया अबू नाम का एक सरगना और हमास का वित्त मंत्री जोएद अबू भी शामिल था। इसके साथ ही दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में नखबा ग्रुप का बिलाल अल कदरा और हवाई हमले का सरगना मिरात अबू भी मारा जा चुका है। अब इजराइल के 2 बड़े टारगेट हैं, एक तो हमास का खूंखार सरगना याह्या सिनवार और दूसरा गाजा पट्टी की सुरंगों में छिपे हमास समेत तमाम आतंकवादी संगठनों के दहशतगर्दों का समूल विनाश। और उनसे निपटने के लिए इजराइल का अगला कदम ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन का है। इसके लिए आखिरी चेतावनी इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को दे रखी है। ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना इजराइल के लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर भी हलचल तेज है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पिछले एक हफ्ते से इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे तमाम देशों का दौरा कर चुके हैं। अब पता चला कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और हमास के नेता इस्माइल हानिया के बीच भी मुलाकात हुई है। इससे पहले ईरान ने इजराइल को तुरंत गाजा पर हमले नहीं रोकने पर युद्ध फैलने की धमकी दी थी। जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को लेकर आक्रामक अभियान जारी रखे हुए, उसे देखते अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को नसीहत भी दी है कि आतंकवादियों का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा करना इजराइल की बड़ी गलती होगी। उधर गाजा पट्टी में उत्तरी गाजा से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी है। इसी इलाके में इजराइल ग्राउंड अटैक शुरू करने वाला है। आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, किबुत्ज इजराइल, आज तक। युद्ध अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, 5 देशों के बड़े एक्सपर्ट के साथ इस बारे में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। गाजा पट्टी में इजराइल पिछले 10 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूंका जा चुका है, न जाने कितने मकान ढह चुके हैं। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इजराइल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है, लेकिन उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहों से भी ज्यादा बिल बनाकर रखा हुआ है। ये सुरंगें ही आतंकवादियों के हमास के छिपने का ठिकाना है। इन पर हमला करना इजराइल के लिए जोखिम भरा है। इसीलिए इजराइल ने गाजा पर 6000 बम मारने की बड़ी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन इजराइल के सामने असली चुनौती गाजा में मौजूद आतंकवादियों की सुरंगें हैं, जिनके बारे में हम आपको देते हैं जानकारी। गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं कि उनमें हमला करना आसान नहीं होगा। उत्तरी गाजा में 8 सुरंगें, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो दहशत की सुरंग है, उसकी वजह से चुनौतियां इजराइल के सामने कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक हमास ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बनाकर रखी हुई हैं, जो काफी जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा के इस इलाके में है। उत्तरी गाजा, जहां से लोगों को जल्द से जल्द खाली करने की बात इजराइल की ओर से कही गई है। 8 सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं। इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में ही ऐसी 2 बड़ी सुरंगें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनौती यह है कि इन टनल्स में 2 लेयर है। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है, जबकि दूसरी लेयर में हमास के आतंकवादी आते जाते हैं। इसी वजह से चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी हैं, जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में, तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंग में खुलती हैं। इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बम लगाकर रखा हुआ है, जो सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है। इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और हैं, खतरनाक हथियारों के साथ, जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजराइल सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। ऊपर से घनी आबादी वाले इलाके में सिविलियन कैजुअलिटी का खतरा भी बड़ा है। अब देखना होगा कि इजराइल आतंकवादियों की इस चुनौती से आखिर कैसे निपटता है। ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लगातार दहशत की सुरंग जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका की ओर से जो बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ ब्लिंकन कई अरब देशों के साथ मुलाकात करने के बाद वापस लौट आए हैं अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त इजराइल में। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से यह कहा गया है कि गाजा पर कब्जा करना एक भूल होगी। इजराइल को यह चेतावनी दी जा रही है। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं और इजराइल का अल्टीमेटम खत्म, अब आगे क्या होगा? सबसे पहले बेन्यामिन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आप फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर हैं और यकीनन आईडीएफ के सामने इस वक्त जिस तरह की बड़ी तस्वीर इन सुरंगों के जरिए बनी हुई है, यह सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब चूंकि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, इजरायली सेना आगे क्या कर सकती है, जिसको लेकर तरह तरह के कयास इस वक्त लग रहे हैं? इट्स अ वाइज आर्मी है, उनको बराबर मालूम है उनको क्या करना है। आई नो दैट आप सुन रहे हैं कि अमेरिका ये बोल रही है, वो कंट्री वो बोल रही है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका, वी लिसन टू अमेरिका, बट we do what it is convenient for us. What it is convenient for us, हम लोग करेंगे। और that means हम लोग को कब्जा नहीं करना है गाजा में, definitely.
बिल्कुल कब्जा नहीं करना है हमको। जो 2 मिलियन पीपल जो है पैलेस्टीनियंस, उनको फ्री करना है टेररिस्ट से। टेररिज्म जो है उनको बेचारे को काम नहीं मिलता, हम लोग काम दे रहे, हम लोग खाना दे रहे, हम लोग वाटर दे रहे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, और हम लोग के ऊपर ही हमला कर रहे। हम लोग को मांगता है ये 2 मिलियन पीपल जो है पैलेस्टीनियन में, जी, वी वांट टू फ्री देम फ्रॉम द हमास टेररिज्म। वी वांट टू फ्री देम फर्स्ट फ्रॉम द हमास टेररिज्म फॉर देम, देन आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स यू हैव सीन व्हाट हैपेंड टू अस। जो कुछ हो गया आपको मालूम है हमारे। तो हमास इज नॉट ओनली फॉर अस, also for the Palestinians. These are not right rulers into Gaza. लेकिन गाजा में जो आम लोगों की जाने जा रही हैं उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 700 से ज्यादा बच्चे उसमें बताए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमास से मुक्त करना है और गाजा पर कैप्चर करना कतई इजराइल का मकसद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं कि गाजा पर कब्जा बड़ी भूल होगी, तो उनके पास क्या खबर है कि उनको इस तरह का बयान देना पड़ा है इजराइल के संदर्भ में? गाजा पर बिल्कुल कब्जा करना ये हमारे भूल होगी, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को मालूम है क्या उनको हमको फ्री करना है। और जो आप बोले 2000 आदमी लोग मर गए, उसके अंदर एटलीस्ट 600 to 700 people are Hamas people. And not only that, Hamas is forcing the people to stay back. They want that we'll have a woman being shield. जो उनको लगता है क्या उन लोग उधर सिविल रखेंगे, and we are warning them all the time. Israeli Air Force is warning them with Arabic papers that please leave the places. Please leave the places. We are trying our best not to kill the civils. We know what is the trouble of civils. We know what is the pain of the civils. We don't want to hurt them. लेकिन यहां पर इसी के साथ एक सवाल और खड़ा हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बार बार इजराइल की ओर से लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते, या हमास के जो लोग हैं वो भी उनको वहां से नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ अब ईरान की ओर से भी धमकी दी गई है। जी, Hamas, first of all, we are not talking about Iran at all. For us, Iran is not there. Iran can say whatever they want, and I think they will better beware from us because we are ready also for Iran. Second thing is we are completely with the Palestinian people. The Hamas people, the terrorism, they are not allowing them to leave. They are not allowing them to leave. उन लोग छोड़ने नहीं पा रहे हो because of the terrorist people जो है उनके पास. But हमारे side से we are trying our best and we will not harm unnecessarily people or children or men for nothing that they have done to us. एक और सवाल उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। आपका यह कहना है कि गाजा पर कब्जा करना यह कतई इजराइल का मकसद नहीं है, हमास का खात्मा ही उसका मकसद है। लेकिन गाजा में अगर लाखों की तादाद में इस वक्त भी उत्तरी गाजा में लोगों की मौजूदगी है, अल्टीमेटम जो दिया गया था इजराइल की ओर से अब उसकी समय सीमा खत्म हो गई है, तो ऐसे में आगे जब बमबारी होगी और जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उससे आम लोगों की जान भी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात अपने को सबको भूलने नहीं चाहिए, ये वॉर हम लोग ने हमारे साइड से चालू नहीं होगी। दूसरी बात मीन्स वॉर इज वॉर। आई नो दैट civil people they will get injured, also our people are getting injured. We're getting about say 6,000 rockets for these 10 days we got it. Our people are also getting killed. So war is war. We must take care of our people. जो अपने citizens है, इंडिया इजराइल बोलेगे क्या बाबा तुम लोग उधर ही खड़े रहो और बम के पास गिरेगा तो चलेगा, तो ये नहीं हो सकता है। हमारे इधर सब शेल्टर्स हैं, हमारे सब ये है, और we are taking care of our citizens. Everywhere there are police, everywhere we have people who are doing their jobs to avoid the to avoid बात को पूरी करें आप। Yeah, sorry, somebody was interpreting. So what I mean is, जो Palestinians है, I can understand their problem, but they know what is Hamas, they know what is what, but still I don't know why they are not going against this Hamas and throwing them out and bringing a rule that if they will enjoy the place. Gaza is a very beautiful place. बेन्यामिन जी, आपकी बातें पूरी तरह से सही हैं और एक पूर्व सोल्जर होने के नाते इजराइल के
आपकी बातों को इजराइल के संदर्भ में यकीनन जायज माना जा सकता है कि किसी की भी देश को यह हक हो कि अगर उसके ऊपर हमला कोई करता है तो फिर पलटवार में उसको पूरी तरह से वो खत्म कर दे। लेकिन यहां पर उन मासूमों की जिंदगी का भी सवाल है जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, और अब तो खुद आपके भी जो सहयोगी मुल्क हैं उनकी ओर से भी आवाजें उठाई जाने लगी हैं। कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो प्रश्न में आगे आपसे पूछूंगी, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, अब आपके पास आते हुए अमेरिका की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि आपकी जो विदेश मंत्री हैं वो पहले इजराइल आते हैं, उसके बाद कई अरब मुल्कों का दौरा करते हैं, फिर उसके बाद इजराइल आ जाते हैं। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है क्या, या सिर्फ बयानों के जरिए ही अभी पूरा माहौल इस तरह से तैयार रखा जाएगा और वेट एंड वॉच की स्थिति अमेरिका की ओर से अख्तियार की जाएगी? देखिए, thank you so much for having me, but as an American citizen sitting in America, I'm extremely saddened to see what's happening. ये जो अटैक शुरू हुआ right after बाइडेन ने जो अफगानिस्तान डिबाकल किया है, वो such a disastrous ending in Afghanistan, and after that Hamas started planning attack on Israel. बड़ी खबर यह है, बुधवार को इजराइल जाएंगे जो बाइडेन। आपको बता दें, आज ही जो बाइडेन की ओर से बड़ा बयान सामने आया था। एक तरफ उनकी ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि गाजा पर कब्जा ये बड़ी भूल होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ पूरी तरह से वो खड़े हैं। बार बार उस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की ओर से उनको न्योता भेजा गया था कि आप आइए और यहाँ के हालात देखिए। जिसके बाद अब ये तय हो गया है कि बुधवार को यानी कि परसों इजराइल जाएंगे जो बाइडेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री की इस वक्त इजराइल के भीतर मौजूदगी है। लगातार वो अरब मुल्कों से भी बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार इजराइल से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को एक तरह का समर्थन भी पूरी तरह से दिया गया है। सीधे रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। आशुतोष हमारे संवाददाता इस वक्त इजराइल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी खबर सामने आई है, बुधवार को इजराइल पहुंचने वाले हैं जो बाइडेन। क्या संदेश और संकेत, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, एक तरफ तो चाहे हथियारों हो, सैन्य मदद इजराइल को दी गई अमेरिका की ओर से, दूसरा उनके विदेश मंत्री से लेकर के उनके बड़े अधिकारी जो है वो भी टेल अवीव का दौरा कर चुके हैं। यहाँ जो उनकी एम्बेसडर हैं वो लगातार अधिकारियों के साथ बॉर्डर एरिया पर भी जाकर देख चुके हैं। यहाँ तक कि बाल बाल जब अचानक से सायरन बजा, उनको हमने बंकर में भागते हुए भी देखा है। इन सब के बीच दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल पर भी एक तरह का दबाव है, जबकि पूरी दुनिया में ऐसी भी तस्वीरें आ गई कि उसके हमले में हमास से भी ज्यादा जो गजा पट्टी में वहां पर कई नागरिक भी मारे गए हैं। तो अब उनको ये भी साथ देना है कि हमास के खिलाफ इस आतंकी कार्रवाई में कि आतंकी संगठन का समूल नाश हो जाए, क्योंकि अमेरिका इन प्रिंसिपल भी इस मामलों में हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। दूसरा, अमेरिका पर यह भी दबाव होगा कि इजिप्ट के जरिए वो रास्ता राफा बॉर्डर खुलवा सके, ताकि जो मदद है, क्योंकि जब दक्षिण की ओर जाने को कहा गया है नागरिकों को, तो जब वो दक्षिण में जाते हैं तो उन तक सही मदद पहुंच सके। यहाँ मेरे पीछे जो आप टैंक्स देख रही हैं, पीछे यहाँ से टैंक जो आर्टिलरी है वो लगातार गाजा पर हमले कर रही है और उन खास ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक तो इजराइल का समर्थन, दूसरा ये भी उनकी कोशिश जरूर रहेगी कि जो गजा पट्टी में दूसरे लोग हैं जिनको शील्ड बना रहा है हमास, उत्तर में रख रहा है, उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा है कि ये ना जाने पाए ताकि इजराइल का हमला रुके। तो ऐसे मामलों में कुल मिलाकर के उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सामरिक नजरिए से भी, और खासकर ये कि इजिप्ट पर भी क्या वो दबाव बनाने में कामयाब होगा कि वो राफा बॉर्डर खोले, वहां से नागरिक इजिप्ट प्रवेश कर सके, या इजिप्ट के पास बॉर्डर के पास हजारों की संख्या में जो वहां के लोग हैं रसद लेकर के मौजूद हैं, दवा, खाना, पानी लेकर के, वो मदद उन लोगों तक पहुंच सके जिसमें महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। लेकिन इजिप्ट इसके लिए क्या तैयार होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार को पहुंचने वाले हैं इजराइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें, फिलिस्तीन को लेकर भी, उसको अलग देश बनाने को लेकर, उसकी महत्वपूर्ण मजबूत सरकार बनाने को लेकर भी उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। राजेश पवार तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इजराइल से। राजेश, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि तेल अवीव में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं उन तमाम लोगों के जिनको बंधक बनाया गया है हमास की ओर से, और अब फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफर दिया गया है इजराइल को कि आप गाजा पट्टी पर हमले बंद करें, हम इनको रिहा कर देंगे। इससे इजराइल रुकेगा क्या? देखिए, इजराइल ने पहले दिन से ही ये डिमांड किया है कि अनकंडीशनली जिन लोगों को किडनैप किया गया था उनको हमास रिलीज करे, और काफी हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी यही कहा है। अगर ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है गाजा के अंदर, पानी नहीं आ रहा, बिजली काट दी गई है, रसद नहीं आ रही है, दवाइयां कम पड़ गई हैं, तो हमास क्यों नहीं उन किडनैप लोगों को छोड़ देता। तो कहीं ना कहीं
इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमास पर ये ब्लेम लगा रही है कि आपने क्योंकि उन बंधकों को बना रखा है, तो इजराइल जस्टिफाइड है इस एक्शन के लिए क्योंकि आप बंधकों को नहीं छोड़ रहे। और जहां तक इजिप्ट का सवाल है कि वो ये मान लेगा या नहीं मानेगा फिलिस्तीन लोगों को इजिप्ट के अंदर आने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में मिस्र जो है, इजिप्ट इन लोगों को अपनी सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। बिल्कुल इजिप्ट जरूर हायतुबा मचा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो है एक्सेस अलाउ की जाए, उसके लिए जरूर वो तैयार हो जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में वो राफा ओपनिंग जो राफा पैसेज है उसको फिलिस्तीनी लोगों को मिस्र में आने की इजाजत नहीं देगा। किसी भी हालत में मिस्र ये नहीं चाहता कि जो ये फिलिस्तीनी लोग हैं किसी भी हालत में मिस्र के अंदर आए। इसके दो कारण हैं। देखिए, एक बड़ा कारण है कि फिर जो बर्डन है रेफ्यूजीज का वो मिस्र के ऊपर पड़ जाएगा, और मिस्र ये चीज समझता है कि ये बर्डन लॉन्ग टर्म बर्डन होगा, और इनमें से काफी लोग हैं जो इस्लामिक ब्रदरहुड से ताल्लुकात रखते हैं और जो मिस्र की गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा बड़ा रीजन इसका ये है कि अगर फिलिस्तीनी लोग निकलने शुरू हो गए गाजा पट्टी से, तो वो वक्त दूर नहीं है जब सारे फिलिस्तीनी वहां से निकल जाएंगे, और वो इजराइल के लिए एक बड़ी मुनासिब सिचुएशन बन जाएगी कि वो पूरा गाजा पट्टी को फिर इजराइल में शामिल कर ले बिना किसी फिलिस्तीनी के वहां पर। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण मैं समझता हूं मिस्र किसी भी हालत में फिलिस्तीन लोगों को अपनी सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी, आशुतोष मिश्रा, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो इजिप्ट की ओर से इजाजत नहीं दी जाएगी, जैसा कि राजेश इस वक्त हमें जानकारी देते हुए। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां किस तरह से बदलती हुई चली जा रही हैं, इस सब के बीच जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचेंगे तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर भी उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इजराइल और हमास की ये लड़ाई कहां थमती है कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल भले कह रहा हो कि ये लड़ाई हमास से है, फिलिस्तीन से नहीं है। फिलिस्तीन भले बोल रहा हो कि हमास उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन दरअसल लड़ाई की जड़ में यरूशलेम है। सारा विवाद उसी को लेकर है। वैसे यरूशलेम के लिहाज से इजराइल का सांस्कृतिक इतिहास बेहद प्राचीन है, क्योंकि यहूदी धर्म ग्रंथों के मुताबिक उनकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। लेकिन कालांतर में ईसाई और फिर इस्लाम धर्म के आविर्भाव के कारण यरूशलेम अन्य धर्मावलंबियों के कब्जे में जाता रहा और यहूदी दर बदर भटकते रहे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाना शुरू किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएन बना तो पहला फैसला इजराइल फिलिस्तीन का ही हुआ, और तभी इजराइल का वजूद पहली बार धरती पर आया। 14 मई 1948 को एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। आप देखेंगे जब हुई जंग और बदला नक्शा, 14 मई 1948 को इजराइल बनाया गया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना की। नक्शा कुछ इस तरह का था कि गाजा पट्टी समेत पश्चिम दक्षिण का ये कोना, उधर पूरब में वेस्ट बैंक और उत्तर का कुछ इलाका मिलाकर फिलिस्तीन को करीब 42% जमीन दी गई। बाकी की 55% जमीन इजराइल को मिल गई थी, और करीब 3% जमीन जो यरूशलेम वाली थी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में छोड़ दिया गया था। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, यरूशलेम यूएन प्रशासन को छोड़ दिया गया था। ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा। लेकिन अरब देशों को यह बात कतई मंजूर नहीं था। 5 अरब देशों ने उसी साल इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया। 1949 में युद्ध तो रुका, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पाई। फिलिस्तीनियों का पलायन होता रहा। इस युद्ध के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम में शिफ्ट हो गए। 1967 में फिर 5 से 10 जून तक युद्ध हुआ। उसकी भूमिका कुछ ऐसी बनी कि 1966 के नवंबर में सीरिया और इजिप्ट में सैन्य समझौता हुआ। इसके तुरंत बाद वेस्ट बैंक से, जो कि तब जॉर्डन के कब्जे में था, यहां पर आप कौन दिखा रहे हैं, जब जंग हुई तो कैसे नक्शा बदलता हुआ चला गया। जॉर्डन के कब्जे में था। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। हालांकि इजराइल ने हमलावरों की जबरदस्त पिटाई की। तब जॉर्डन ने इजिप्ट को मदद नहीं करने पर काफी भला बुरा बोला था। इसके बाद इजिप्ट ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए थे, और उस समय एक अलग तरह का रिश्ता भी देखने को मिला था। यहां पर हम आपको दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग के बाद हालात भी किस तरह से बदले थे और मैप भी किस तरह से बदलता हुआ चला गया। 19 मई 1967 को इजिप्ट ने यूएनईएफ की फोर्स को गाजा और सिनाई से भगा दिया, और 23 मई को तिरान की खाड़ी में इजराइल के जहाजों की आवाजाही बंद कर दी थी। इसके बाद 30 मई को जॉर्डन और इजिप्ट में सैन्य समझौता हो गया। 31 मई को इराक की सेना जॉर्डन पहुंच गई थी। तिरान खाड़ी को बंद करने की हरकत को इजराइल ने युद्ध की शुरुआत माना था,
और काफी ज्यादा आक्रामकता उस वक्त देखने को मिली थी। 5 जून को युद्ध शुरू हो गया, 6 दिन में खत्म हो गया। इसके बाद इजराइल ने आधे इजिप्ट पर भी कब्जा कर लिया। आज बार बार इस बारे में जिक्र हो रहा है कि आखिर इजिप्ट उन शरणार्थियों को जो कि फिलिस्तीनी हैं उनको अपनी सीमा के भीतर प्रवेश देने देगा या फिर नहीं देने देगा। इस पर फिलहाल रोक लगाकर रखी गई है। जरा इतिहास के झरोखे में भी झांक कर देखिए कि इजिप्ट का किस तरह का रोल रहा है। इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था, नक्शा ऐसा हो गया जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर में गोलन हाइट से लेकर दक्षिण में इजिप्ट का पूरा सिनाई इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इस बीच कई बार लड़ाइयां हुई और एक दूसरे के बीच सैन्य टकराव हुआ, लेकिन इसी बीच 2002 में अरब देशों ने इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए जस्ट सॉल्यूशन नाम का एक प्रस्ताव रखा था। सीरिया गोलन हाइट तक कब्जा करने के बाद अगर आगे का मैप भी हम दिखा पाए, सामान्य करने के लिए इजराइल से रिश्ते जस्ट सॉल्यूशन नाम का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव था कि 1967 में कब्जा किए गए हिस्से इजराइल छोड़ देगा। 2005 में इजराइल ने इजिप्ट के सिनाई और गोलन हाइट से कब्जा छोड़ भी दिया, लेकिन गाजा पट्टी से फिर हमले शुरू हो गए। 2006, 8, 12, 14, 2021 कई बार फिलिस्तीनियों ने रॉकेट छोड़े। इजराइल की ओर से भी हवाई हमले किए गए और यह हमला वार पलटवार ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस बार हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर घुसकर बेगुनाह इजरायलियों का नरसंहार कर डाला। इसी का नतीजा ये आज का युद्ध। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती। अभी गाजा पट्टी में हमास का पूरा नामो निशान मिटा देने पर इजराइल आमादा दिखता है। पूर्णिमा नाथ जी, चूंकि इसके पहले जब जब युद्ध हुए अमेरिका की ओर से इजराइल का साथ दिया गया, हालांकि बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, उसके बाद की स्थितियों को अगर हम देखें, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी करें। अमेरिका का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब फिलिस्तीन के नक्शे को लेकर भी उसको भी अलग देश के तौर पर मान्यता देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं, तो वहीं इजराइल को सैन्य साजो सामान भी मुहैया करवाते हैं। ये दोनों परिस्थितियां क्या बताती हैं? देखिए, मैं बाइडेन सपोर्टर नहीं हूं, तो मेरा बात थोड़ा सा कटु सत्य लग सकता है यहाँ पे अमेरिका टीवी के में। नजरिए से जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रॉम द टाइम इट वाज अफगानिस्तान डिबाकल एंड देन यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, massive amount of billions of dollars sent out to Ukraine. Now you are getting into another war. ये एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पैलेस्टाइन को ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन रिलीज किया गया। दैट वाज बेसिकली रिवर्सल ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज। अब ये जो हो रहा है, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। वी इन अमेरिका आर लुकिंग एक्सट्रीमली वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर। But this administration, unfortunately, is trying to push all kinds of buttons and speaking from both sides of the mouth. एक बार कहते कि इजराइल के साथ है, उस बार नेक्स्ट टाइम कहते कि गाजा को आप कब्जा नहीं कर सकते हो। वहां पे ऑलरेडी मैं नंबर दे रही हूँ, ऑलमोस्ट 7,000 रॉकेट छोड़ा गया गाजा से। 2,000 people were killed, almost 200 are being kidnapped, and we're talking about 3,500 to 4,000 people injured. And ये the Israelis and Jews are not going out and trying to kill other people or taking over other Middle Eastern countries. ये जगह उनका जगह है, उनको थोड़ी सी ये महाभारत हो रहा है। महाभारत में जैसे छोटी सी जगह पांडवों ने अब पूछा था और एक सुई की जगह नहीं देंगे बोले थे, महाभारत हुआ था। ये इसकी जैसा है, जैसे यहाँ पे छोटी सी एक कोना सा जगह आप जूस को नहीं दे पा रहे हो। दैट इज देयर ओन लैंड, दैट इज महाभारत की परिस्थितियां कुछ और थी। युद्ध ना हो इसके लिए न जाने कितने संगठन बनाए गए, हजारों अरबों करोड़ रुपए उसमें बहाए गए। उसके बावजूद जब जब युद्ध की परिस्थिति बनती है, रूस यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने देखा और मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं, तब तक वो तमाम संगठन कहां चले जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार आंचल मल्होत्रा जी हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की यूएन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, माफी के साथ। अचल मल्होत्रा जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, यूएसए का रोल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कभी इधर कभी उधर ये बातें क्या बताती हैं? एक तरफ आप इनको सैन्य साजो सामान की मदद दे रहे हो, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अलग कंट्री की बात को भी सपोर्ट कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र है या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? अचल मल्होत्रा जी।
नहीं, देखिए, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज का सवाल है तो डे वन से ही वो इजराइल की फेवर में रही हैं। यूएसए में बहुत बड़ी एक जूइश लॉबी है बिल्कुल। और इजराइल का जो सर्वाइवल है, इजराइल की एग्जिस्टेंस है, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी प्रगति है, इन सब चीजों में अमेरिका का शुरू से हाथ रहा है। अब सवाल यह है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर अमेरिका बोलता है कि वो इजराइल के साथ है तो इस हद तक सही है कि जो हमास का मोडियो ऑपरेंडी है, जो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए यूज ऑफ फोर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो वो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इजराइल के साथ आना है। लेकिन अब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखा जाए, हर वॉर में कोलेटरल डैमेज होती है, लेकिन एक वॉर के भी कानून है, नियम है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को ध्यान में रख के जो भी कुछ करना वो करना होगा। और ये अमेरिका का ये कहना कि भाई गाजा स्ट्रिप पे आपने नहीं आना है, तो अमेरिका इस बात को रियलाइज करता है कि अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप को भी ऑक्युपाई कर लेता तो ये सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगा। लेकिन अब एक लार्जर क्वेश्चन क्या है? लार्जर क्वेश्चन ये है कि हमने जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज बनाई है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सब फेल हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक पिछले कुछ सालों से आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो ट्रेंड क्या है? यूज ऑफ फोर्स। आप नवंबर 2020 में अजरबैजान ने जब 25 साल तक इंटरनेशनल मीडिएशन नागोर्नो कराबाख को रिजॉल्व नहीं कर पाई, तो उन्होंने यूज ऑफ फोर्स करके अपनी सारी ऑक्युपाइड टेरिटरीज को इवैक्यूएट करा लिया। फिर रशिया और यूक्रेन वार में जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, रशिया कहता रहा कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करिए, तो रशिया ने यूज ऑफ फोर्स किया। तो ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक होता जा रहा है कि आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर रिजॉल्व नहीं पा रहा, या आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है, तो फिर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। और यहाँ इजराइल राइट टू डिफेंड तो जरूर कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोलेटरल डैमेज जो नहीं होनी चाहिए सिविलियंस को, वो हो रही है। अब अगर आप हमास से मेरा मतलब पैलेस्टीनियंस जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो इस बात को समझते हैं कि आज अगर वो खाली करके चले गए और दूसरे देशों ने उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दे भी दिया, तो जिंदगी भर फिर वो रिफ्यूजी स्टेटस लेके वहीं पड़े रहेंगे, वापिस आना उनका नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन पहले से ही नहीं निकल रहा जिस बात का, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, 1948 में आपने इजराइल को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद वो अरब स्टेट जिन्होंने वॉर छेड़ी थी इजराइल के अगेंस्ट, वो भी धीरे धीरे करके अपने संबंधों को नॉर्मलाइज कर रही हैं। और पैलेस्टाइन बेचारों को क्या मिला? अभी तक एक यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। और पैलेस्टीनियंस की भी एक दुर्भाग्य है कि उनके बीच में भी एक डिवीजन हो गया है। आप एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो पीसफुल तरीके से, सही, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा गया है। दाऊदी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी भी ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, यहाँ पर हिंदुस्तान अपनी भूमिका कहां पर रखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट भी हमने देखा, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की ओर से फिलिस्तीन के संदर्भ में दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। देखिए, हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के हर तरीके के फॉर्मेट को, उसके लॉजिस्टिक्स को, उसको हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं और उसको कुचलने की बिल्कुल हम हिमायत करते हैं। जहां तक अभी अमन साहब ने बताया, उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि पैलेस्टीन के अंदर भी अब दो गुट हो गए। एक तो आम फिलिस्तीनी है जिसका हम समर्थन करते हैं, शुरू से समर्थन करते आए हैं, वो आम नागरिक जो अपना एक देश चाहता है फिलिस्तीन, जिसको यूएन ने सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस दी है। लेकिन इस फिलिस्तीनियों के बीच में भी जो हमास नाम का एक ग्रुप पैदा हो गया है, जो फिलिस्तीनियों की आड़ लेके ये आतंकवादी हमले करवा रहा है, जिसके कारण पूरे फिलिस्तीन का नाम खराब हो रहा है, फिलिस्तीन का मकसद खराब हो रहा है। बिल्कुल, इसको कंडेम करने की सबसे सख्त जरूरत है, जो उसका भारत सपोर्टर है आज की तारीख में। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली हमास उन बंधक इजरायलियों को छोड़े और उसके बाद युद्ध पे तुरंत विराम लगना चाहिए, क्योंकि देखिए, घर जलेंगे तो सबका घर जलेगा, वहां तेरा मेरा तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो भारत इस चीज का समर्थक है कि हमास को बिल्कुल समस्त विश्व से निस्तानाबूद किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इसको पॉलिटिकल कलर और इसको रिलीजियस कलर देने की कोशिश हो रही है विश्व में, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, और यकीनन आतंकवाद के मुद्दे पर तमाम देशों का चरित्र एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन आसिफ रमीज दाऊदी जी, वो चरित्र नजर नहीं आता है।
आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फिलिस्तीन की ओर से विदेश मंत्रालय इजरायल को ऑफर कर रहा है कि आप गाजा पर हमले रोक दीजिए, फिर उसके बाद जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। फिलिस्तीन क्यों नहीं सीधे हमास को बोलता है कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनको छोड़ा जाए? चित्रा जी, सबसे पहले तो बताऊं कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म तो होना ही चाहिए, और ये हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा इसको फॉलो किया है, और हम इस पे बिलीव करते हैं, जो है ना, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अभी कहा है कि इट्स नॉट एन एरा फॉर वॉर। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप बताइए कि जहां पे भी इनफैक्ट अगर आप आतंकवाद की बात करती हैं, तो आप आतंकवाद अगर हो रहा है या हुआ है, तो उसमें सिविलियंस का जो आपका एक सवाल था, जो आपने मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने उस इशू को उठाया। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस, कि आपने बार बार ये जो कहा कि अगर इन तमाम चीजों में मासूम की अगर जान जाती है तो उससे कैसे आप एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे जो यूएन से मल्होत्रा जी हैं, शायद उन्होंने भी कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 1948 के बाद जब इजराइल को वहां पे बसाया गया, वहां फलस्तीन की वहां जमीन पे, आखिर में आप देखिए कि फलस्तीन को, मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, फलस्तीनियों को क्या मिला। और आज वो अगर दर बदर भटक रहे हैं, और अभी देखें जब वॉर की सारे सिचुएशन अरब कंट्रीज के लोगों ने भी तो उनका फायदा ही उठाया है ना। अगर उनके हक में अपनी आवाज मजबूत करते, आगे बातचीत करते, तो यकीनन फिलिस्तीन का भी एक रास्ता, जब अमेरिका भी कह रहा है कि एक देश होना चाहिए, उसकी एक सीमा रेखा होना चाहिए, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अभी जरा सा मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूं। दिक्कत यहाँ पे जो आ रही है ना, आप कह रही कि क्या है तरीका, ये दिक्कत यही आ रही है कि जिस तरीके से भी इस चीज को अभी हैंडल किया जा रहा है। देखिए, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं और उसने अटैक कर दिया, पूरा ये मुद्दा जो है डिबेट हो गया। वैसी सिचुएशन में अगर उसको हम कुछ इस तरह से करें कि पीस की बात करें, अभी महाभारत की बात चल रही थी, आपने कितने अच्छे से कहा कि उसी में ये बात भी कही गई थी कि कैसे युद्ध को रोका जाए। जब हम युद्ध को रोकने की बात करेंगे, और आप देखें इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर ये काम कोई भी रूल्स नहीं मानेंगे, तो हम एक रूल बेस्ड दुनिया में रहते हैं, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। हम किसी भी तरीके से अगर आतंक हो रहा है तो हम सिविलियंस को नहीं टारगेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज को मान सकते हैं, और वॉर्स के भी रूल्स होते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट ने इस चीज को कहा है। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उस गलत को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण अगर कहीं पर मिलेगा, उस बिल्डिंग को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं, इजराइल का ये दूसरा पक्ष यहीं पर निकलकर सामने आता है। लेकिन दर्शन सिंह नेगी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, माफी के साथ आप दोनों के पास मैं बहुत देर से पहुंची हूं। दर्शन सिंह जी, एक तरफ हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, सब अपनी अपनी सीमा रेखा मजबूत करने में लगे हुए हैं, बयान भी दिए जा रहे हैं, समर्थन भी एक पक्ष की ओर से खड़े होकर कर दिया जा रहा है, लेकिन युद्ध को रोकने का प्रयास कहीं भी गंभीरता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खेमों में बटी हुई है दुनिया, प्रदर्शन को तो रोक दिया जा रहा है कहते हुए कि गैर कानूनी है, लेकिन जहां पर आम लोगों की जान जा रही है उसको रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, बात ऐसे है कि जो लोग वहां हैं, हमास जहां लुके हुए हैं, ये जो आतंकवादी जो यहाँ लुके हुए हैं, वो पब्लिक के बीच में है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान, किसी पब्लिक का नुकसान हो, कि आम लोग जो है, नागरिक हैं, उनका कोई नुकसान हो या उनमें से कोई मरे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो इलाका पूरा खाली कर दिया जाए, और वो खाली करवा लिया। आज आई थिंक आधे से ज्यादा लोग निकल गए हैं, राइट। बाकी के भी वो भी इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो कभी का हमला कर दिया होता, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई मरे और कोई पब्लिक आदमी कोई मरे, जनरल पब्लिक है। इसलिए वो इस बात पे रुके हुए हैं, और वो जाएंगे, वो इनका क्लियर आउट करेंगे। उनने ऑलरेडी अभी 2 घंटे पहले ये ऐलान कर दिया है कि हम रुकने वाले नहीं है, हम ये सफाया करेंगे। और मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ। मुझे नजर आता है छोटे छोटे बच्चे। गाजा पट्टी में रहने वाले लाखों लोग कहाँ जाएंगे? कितने लोग दक्षिणी गाजा पहुंच जाएंगे? उधर इजिप्ट उनको लेने को तैयार नहीं है, दूसरे देशों की स्थिति भी दुनिया के सामने है, कहाँ जाएंगे वो लोग? देखिए, वो एक इलाका खाली करवा रहे हैं, तो उनके साथ वो जो हमास वाले जो साथ लुके छुपे हुए हैं, वो भी साथ निकल रहे हैं वहां से। तो अभी वो जो इलाका, आई नो के मतलब दिक्कत होगी, और पब्लिक को दिक्कत। मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, किसी ने कुछ छोटा सा एक बैग उठाया हुआ है और चल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। बहुत